गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग ऑप्शनल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और सामान्य अध्ययन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा चीज़ कि इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भारत के भूगोल के आने वाले जो चैप्टर हैं, चाहे भारत की मृदा हो, चाहे चट्टान हो, या फिर खनिज पदार्थ हो, या वनस्पतियाँ हो, या मृदा के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर ढंग से तभी अध्ययन हम लोग समझ सकते हैं कि जब इस चीज़ को, जो भूगर्भिक संरचना के बारे में अच्छे ढंग से समझे रहेंगे। इसलिए इसको अच्छे ढंग से देखना है, समझना है। हालांकि कुछ इसमें टॉपिक या जो शब्दावलियाँ हैं थोड़ा क्लिष्ट हैं, तो उसको एक दो बार देखने से या समझने से, बार बार रिपीट करने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो विशेष से जो लोग नए विद्यार्थी हैं उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है। बाकी जो लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे, नाम जानते होंगे इसके बारे में, थोड़ा उनको केवल क्रम देखना है या घटनाओं के बारे में देखना है। ठीक है, तो सब लोग थोड़ा बेहतर ढंग से इसको धैर्य बना करके और ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो भूगर्भिक संरचना किसी भी स्थान का या किसी भी देश का होता क्या है। तो जो पृथ्वी के सतह से लेकर के गहराई तक नीचे जाने पर जो चट्टानों का क्रम होता है, या जो चट्टानों का स्वरूप होता है, या जो प्रकृति होता है, या जो उसका तो किस ढंग का किस चीज़ का बना हुआ है, या किस ढंग से उसका बेडिंग प्लेन है। बेडिंग प्लेन मतलब कि जो चट्टानों का जो स्तर होता है, ठीक है, किस ढंग से इसका तिरछा है या सीधा है, या ठीक है, इस प्रकार का जो उसको हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये जो भारत के संदर्भ में हम लोग भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किए हैं, वो जो विश्व के संदर्भ में जो संरचना का अध्ययन किया गया है, उसका जो यूरोपियन जो वैज्ञानिक हैं उनके तहत किया गया है। लेकिन भारत के जो सर्वेक्षण यहाँ पे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यहाँ पे अध्ययन किया गया है, या जो सारे समय सारणी बनाया गया है, वो जो भारतीय जो भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग है उसके अध्ययन उसके तहत किया गया है। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जो अन्य विश्व के जो भी संरचना है या नाम दिया गया है या समय सारणी दिया गया है, वो भारत की संरचना से बहुत मैच नहीं करता है, थोड़ा बहुत डिफर कर रहा था। इसलिए जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है अपने अनुसार नामकरण किया गया है। ठीक है, और जहाँ पे आवश्यकता होगी जो उसके मैच कराने के लिए, तो वहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस कर देंगे या बता देंगे। ठीक है, तो जैसे विश्व के संदर्भ में किया गया है कि आर्कियन किया गया है, पेलोजोइक किया गया है, ठीक है, सेनोजोइक है, इस टाइप से जो किया गया है, तो उसको हम लोग जो अगला जो मॉर्फोलॉजी वाला सेक्शन है उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो समय सारणी दिया गया है उसके अनुसार ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो भारतीय जो भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग है इसके अनुसार 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है आर्कियन क्रम, दूसरा पुराण क्रम, तीसरा द्रविड़ियन क्रम है, और चौथा है आर्यन क्रम। ये 4 भागों में डिवीजन किया गया है। ठीक है, जो आर्कियन क्रम है ये जो विश्व का संदर्भ में बांटा गया है, प्री कैम्ब्रियन और कैम्ब्रियन को मिलाकर के किया गया है, तो दोनों के सम्मिलित रूप से आर्कियन रूप कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही आगे हम लोग देखते रहेंगे, जैसे जैसे उसमें डिस्कस करना हो तो बताते रहेंगे उसमें कौन कौन सा टॉपिक इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो महत्व हम लोग समझ लिए कि इसका जो भूगर्भिक संरक्षण का अध्ययन किया जाता है, इसका महत्व इसलिए किया जाता है कि इसके चट्टानों का स्वरूप समझ में आता है, उसका प्रकृति को समझने के लिए, फिर जो किस चट्टान में कौन सा खनिज मिलता है वो हम लोग समझ में आता है, या फिर उसके द्वारा पता चलता है कि किस भाग में कौन सा खनिज वहाँ पे उपस्थित है। ठीक है, और जैसे मृदा है, किस प्रकार की मृदा होगी, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि लावा के द्वारा मृदा का निर्माण हुआ चट्टान का, तो वहाँ पे काली मृदा का निर्माण हुआ है, तो ये उस टाइप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ है, तो किस चट्टानों में पेट्रोलियम पदार्थ मिलेगा, हम लोग जो उसका भूगर्भिक अध्ययन करेंगे तभी पता चल पाता है, तो ये इसका मुख्य इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके किस ढंग से कितने भाग में डिवीजन किया गया, और एक एक भाग को हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आर्कियन क्रम। ये सबसे प्राचीन से नवीनतम तक जो भी ये क्रम दिया गया है, प्राचीन से लेकर के नवीनतम तक दिया गया है, या वर्तमान समय तक ये क्वाटरनरी एज है या होलोसीन एज है जो वर्तमान चल रहा है, वहाँ तक दिया गया। ठीक है, तो ये जो आर्कियन क्रम है सबसे सर्वाधिक प्राचीन जो चट्टान है इसी क्रम का मिलता है। इस समय जो पूरे भारत का
संपूर्ण निर्माण भी नहीं हो पाया था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो काफ़ी जो प्राचीन समय में प्री कैम्ब्रियन एज में जो पेंजिया और पैंथालसा नाम का एक जो पेंजिया था महाद्वीप था और पैंथालसा था एक महासागर था, ठीक है। जो जितने सभी महाद्वीप है एक में ही सटे हुए थे, ठीक है। और धीरे धीरे उसका कई बार उसका विभाजन हुआ, कई बार जुड़े, ठीक है। तो ये विभाजन होता है अंततः जाके, और अभी जो वर्तमान एज है वो होलोसीन एज में इस टाइप का जो इसका आकृति बना हुआ है, ठीक है। ये कई बार जैसे हम लोग आगे अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि ये जो हिमालय वाला भाग है ये जाके प्लीस्टोसीन काल में या ओलिगोसीन काल में इसका जो जुड़ा हुआ है, जबकि इधर वाला भाग नहीं था, ठीक है। ये इधर जो एक अंगारा लाइन था और नीचे वाला जो भाग था इसको गोंडवाना लाइन कहा जाता था, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा जो नए विद्यार्थी हम लोग के लिए समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ठीक है, ये बीच वाला जो भाग था एक महाद्वीप के सभी महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसका नाम दिया जाता था पेंजिया, ठीक है। पेंजिया कहा जाता था, और जो इधर का भाग का जो महासागर था वो पैंथालसा बोला जाता था, पैंथालसा, ठीक है। ये पैंथालसा कहा जाता था। ये बीच में कई बार जैसे बीच में यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे एक बार जो ब्रेक हुआ ये दोनों अलग हो गया, ऊपर वाले भाग को अंगारा लाइन कहा गया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लाइन कहा गया, ठीक है। ये फिर एक बार बीच में से टूटा था और ये 3 भाग में टूट गया था, ठीक है। ये ऐसे कई बार टूटते टूटते तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इसका जो मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक होगा, जो नितल की महाद्वीपों और महासागरों का जो उत्पत्ति के होगा उस वाले टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि ये पूरी तरह से कई बार जो महाद्वीप है कई बार टूटा है, कई बार जुट करके इस जो वर्तमान में इस टाइप का जो आकृति बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो भारत है ये गोंडवाना लाइन का भाग था, इधर ये भी भाग कई बार टूटा हुआ है। तो इधर वाला जो भाग था जो ऑस्ट्रेलिया है चाहे अफ्रीका है ये सब मिल करके गोंडवाना लाइन के रूप में था, ठीक है। इधर वाला जो भाग हुआ था अफ्रीका का भाग था, इधर का दक्षिणी अमेरिका का भाग था, ये वाला भाग था ये इंडोनेशिया का था, ये ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है। और ऊपर वाला यहाँ पे यूरेशिया था, एशिया और एशिया का भाग और यूरोप का कुछ भाग था, ये तो उत्तरी अमेरिका वाला भाग था, ठीक है। ऐसे करके इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और अभी भी निरंतर निर्माण जारी है और धीरे धीरे स्वरूप इसका बदलते रहता है, ठीक। तो कहने का तात्पर्य है कि जो वर्तमान स्वरूप है भारत का कई बार बदलते बदलते इस स्वरूप में आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आर्यन क्रम के चट्टान के बारे में, तो जिसमें अभी भारत का निर्माण हुआ नहीं था इस भाग में, पहले से जो पृथ्वी जब ठंडी हुई धीरे धीरे ठंडी होते होते धीरे धीरे जब जमना शुरू किया, जब क्रस्ट का निर्माण हुआ तो उस समय में ही आर्यन क्रम का जो चट्टान है उस टाइम का ही निर्माण हुआ है। कई भागों में उसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्रस्ट के ठंडा होने से इस प्रकार के जो चट्टान का निर्माण हुआ है ये सर्वाधिक प्राचीनतम चट्टान है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण हुआ था। अभी वर्तमान में पूरी तरह से ये विरूपित हो चुका है या रूपांतरित हो चुका है, ओरिजिनल स्वरूप बहुत कहीं कम जगह पर रह गया है, ठीक है, ये रूपांतरित हो चुका है। इस जो चट्टान है इसमें लगभग नीस मिलता है, सिस्ट मिलता है और ग्रेनाइट मिलता है, ठीक है। ये चूँकि ये बेसाल्ट के द्वारा ही निर्माण हुआ है या लावा के द्वारा ही वो धीरे धीरे उसको जमने से हुआ है पूरी जो क्रस्ट का निर्माण, ठीक है। तो ये ग्रेनाइट इसमें मिलता है, सिस्ट मिलता है और नीस मिलता है। ये जो चट्टान है रावेदार चट्टान होते हैं, ठीक है, मोटे कड़ों वाले चट्टान होते हैं, ठीक है। ये जीवाश्म रहित है, इसलिए जीवाश्म रहित है कि उस समय जीवों का विकास हुआ ही नहीं था। अभी क्रस्ट का नया नया निर्माण हुआ था, यह पृथ्वी धीरे धीरे अभी ठंडी होकर के जम रही थी। ऊपर वाला जो क्रस्ट का निर्माण हो रहा था तो उस समय कोई जीव जंतु का विकास नहीं हुआ था, इसलिए इस चट्टानों में जो जीवाश्म नहीं मिलता है, ठीक है। ये हिमालय के गर्भ में है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो गोंडवाना लाइन का भाग था और बीच में टेक्सिस सागर था, ठीक है, और इधर अंगारा लाइन था। तो बीच में जब जैसे दोनों भाग आपस में जुड़ा है तो पहले ये आर्यन क्रम का बना हुआ था। आर्यन क्रम धीरे धीरे दोनों आपस में सटते गए, ये अंगारा लाइन इधर से गोंडवाना लाइन, तो ये भाग में जिस भाग में चट्टान बना हुआ आर्यन क्रम का ये नीचे रह गया था, ठीक है, नीचे रह गया था। और ऊपर वाला भाग जो है वो अवसादी चट्टानों से या निक्षेप के कारण से
इसके ऊपर आ गया था, ठीक है। और उसका निर्माण हुआ तो जो ऊपर वाला भाग है, निक्षेप वाला भाग है, ऊपर उठ गया, और नीचे वाला जो आर्कियन क्रम का चट्टान है इसके गर्भ में चला गया, नीचे चला गया, ठीक है। तो इसीलिए हिमालय के गर्भ में कहा जाता है कि हिमालय के गर्भ में एक रीढ़ की हड्डी की तरह से उसमें पड़ा हुआ है अभी भी, ठीक है। ये एक बेस का काम करता है वहाँ पर। अब ये जो आर्कियन क्रम का चट्टान है ये 2-3 जगह पर विशेष रूप से मिलते हैं, ठीक है। जो बुंदेलखंड निस के नाम से जानते हैं, बंगाल निस के नाम से जानते हैं, और नीलगिरी निस के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भाग में दिखाई दे रहा है वो इस वाले भाग में यहाँ पे बुंदेलखंड निस है, यहाँ पे बंगाल निस है इस वाले भाग में, ठीक है। और यहाँ पे नीलगिरी निस है जो कर्नाटक और केरल के भाग में, कुछ भाग तमिलनाडु में भी आता है। ये पूरी तरह से रूपांतरित हो चुका है, इस वजह से पूरी स्पष्ट रूप से यहाँ पे नहीं दिखता है, ठीक है। और रूपांतरित हो चुका है कई बार, जो उसका अपर्दन के कारण से काफ़ी जो ओरिजिनल स्वरूप समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब लोग जो अगला क्रम है वो धारवाड़ क्रम है, ठीक है। ये दोनों में मिलके आर्कियन क्रम को 2 भागों में डिवीजन किया गया है, एक आर्कियन और दूसरा धारवाड़ क्रम, ठीक है। अब धारवाड़ क्रम में देखते हैं कि धारवाड़ में ये धारवाड़ जो कर्नाटक के पास में एक स्थान है धारवाड़, तो वहाँ पर भी है। अरावली में भी इस टाइप के जो चट्टान है उसका जो कुछ भाग मिलता है, ये जो अरावली भाग है, ठीक है। इस भाग में भी धारवाड़ क्रम के चट्टान मिलते हैं, जो शिलांग श्रेणी है। यहाँ पे गारो खासी जयंती है जो पहाड़ी जानते हैं, मेघालय में है, वहाँ पे भी ये मिलता है, ठीक है, शिलांग श्रेणी में, ठीक है। ये जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ऊपर का जो आर्कियन क्रम का जो चट्टान था उसी का जो अपर्दित होते हुए और एक जगह पे स्थान पर जम गया, तो उसके जमने से या उसके निक्षेप के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, क्वेश्चन अक्सर पूछता है यहाँ से कि सर्वाधिक जो प्राचीन अवसादी चट्टान कौन सा है, ठीक है। जो आर्कियन क्रम का चट्टान है तो वो तो अवसादी नहीं है क्योंकि उसका ओरिजिनल था ही, ठीक है। क्रस्ट के जो जमने से बना था तो ओरिजिनल हो गया, और उसके बाद से जब धारवाड़ क्रम का जो चट्टान का निर्माण हुआ तो जो आर्कियन क्रम के जो चट्टान थे उसी के अपर्दन के द्वारा निक्षेपित जो हुआ था या अवसादों के द्वारा इसका निर्माण हुआ, तो ये सर्वाधिक प्राचीन अवसादिक चट्टान भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे शिमोगा सासर, ये जो यहाँ पे कर्नाटक के आसपास कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पे इस टाइप का जो चट्टान मिलता है। शिमोगा मिलता है, सासा श्रेणी में मिलता है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी यहाँ पे कुछ भाग हैं, कुछ यहाँ पे मिलता है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी में यहाँ पे, ठीक है। स्पीति घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर भी कुछ इसका अवशेष मिलता है, ठीक है। और हजारीबाग में भी मिलता है, हजारीबाग जैसे कि ये झारखंड के एरिया में, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये धातु खनिजों से युक्त हैं, ठीक है। वो सर्वाधिक पूरा पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक धातु खनिज किस चट्टान में मिलता है, तो धारवाड़ क्रम के चट्टान में मिलता है। ये याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो धारवाड़ के क्रम के चट्टान में धातु खनिज काफ़ी मिलता है, जिसमें लोहा होता है, सोना होता है, तांबा है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, अभ्रक है, ठीक है, सीसा है, टंगस्टन है। इस टाइप के जो चट्टान होता है वो खनिज होता है जिसमें मिलता है। ये खनिजों के लिए नाम से जाना ही जाता है, ठीक है। जो धारवाड़ क्रम के चट्टान है खनिजों के लिए ही जाना ही जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कौन कौन सा खनिज है, ये धातु खनिज है, ठीक है। ये धातु खनिज इसमें ज़्यादा मिलता है, हालांकि और भी खनिज इसमें मिलता है, अधातु खनिज में मिलता है, जिससे सीसा टंगस्टन हुआ या अभ्रक हुआ, ठीक है। तो ये अधातु खनिज भी है, ये भी इसमें मिलता है, लेकिन सर्वाधिक ये जो धातु खनिज के लिए ये फेमस है। अगला देखते हैं पुराण समूह, ठीक है। ये पुराण समूह है, आर्कियन के बाद से पुराण समूह, ये जो कि कडप्पा, इसमें 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक कडप्पा क्रम और दूसरा विंध्यन क्रम। कडप्पा क्रम में देखते हैं क्या है, ये भी धारवाड़ क्रम और आर्कियन क्रम के जो अपर्दन के कारण से जो मिले अवसाद है उसके निक्षेपण के कारण से ये कडप्पा क्रम के जो चट्टान है उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये भी प्राचीन ही अवसादी चट्टान है, लेकिन इससे प्राचीनतम ये चट्टान है सब, ठीक है। सर्वाधिक प्राचीनतम अवसादी कहा जाए तो, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, ये बलुआ पत्थर के लिए मिलता है, इसमें चूना पत्थर मिलता है, एवेस्टस मिलता है, संगमरमर, हीरा, मतलब ये अधात्विक खनिजों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट या पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। जिसमें बलुआ पत्थर मिलता है, चूना पत्थर, एवेस्टस मिलता है, संगमरमर मिलता है, ठीक है,
हीरा मिलता है, कॉपर मतलब तांबा मिलता है, कोबाल्ट मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा क्या क्या इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये जो है धात्विक खनिज के लिए है, जबकि ये धात्विक सहित जो अधात्विक खनिज है वो भी मिलता है, या पत्थर के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, तो ये आंध्र प्रदेश का जो नल्ला मलाई क्षेत्र है, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र का नाम था, कडप्पा नाम ही है, जिला एक कडप्पा जिला, वहाँ पे देखेंगे तो उसी के नाम पे इसका कडप्पा नाम भी पड़ गया। ठीक है, ये भाग है तो इसका नाम कडप्पा ही पड़ गया, किस वजह पड़ गया। अब ये कहाँ कहाँ पर मिलता है, हम लोग देखते हैं कि नल्ला मलाई श्रेणी है यहीं पे। ठीक है, तो यहाँ पे मिलता है, पापाधनी भी है, चेयास श्रेणी भी है, दिल्ली श्रेणी जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे भी मिलता है। ये पूर्वी घाट जो बना हुआ है, पूर्वी घाट की जानते होंगे कि ये पर्वतनुमा जो पर्वत हैं पूर्वी घाट के, सब इसी क्रम के चट्टान द्वारा बना हुआ है। ठीक है, कडप्पा क्रम के चट्टान द्वारा यहाँ से जितना कई पर्वत हैं बना हुआ है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो ये पूर्वी घाट और दिल्ली श्रेणी मतलब राजस्थान वाला भाग में, अरावली श्रेणी से जो आगे जा रहा है वो उसमें भी इसमें मिलता है। ठीक है, अब जो कडप्पा के बाद है विंध्यन क्रम। ये विंध्यन क्रम का जो कडप्पा के बाद आता है इसका, ये पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसे ये विंध्य क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के और ये सासाराम तक फैला हुआ है। बिहार के सासाराम में जानते होंगे, यहाँ तक ये लंबे श्रेणी भाग में फैला हुआ है काफ़ी। ये मुख्य भाग यहाँ पे है, इसके अतिरिक्त अन्य जगह पर भी मिलता है। यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है या कर्नाटक के क्षेत्रों में भी मिलता है इसके। ठीक है, ये चूना पत्थर के लिए या जो पत्थरों के लिए, कई प्रकार के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि ये धात्विक खनिज के लिए है धरवाड़ और विंध्यन क्रम, ये चूना पत्थर के लिए या पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें जीवाश्म मिलता है, क्योंकि इस समय विंध्यन शुरुआत जो इस समय जीवों का विकास हो चुका था, इसी वजह से इसमें जो जीवों के अवशेष मिलते हैं या जीवाश्म मिलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो सबसे प्राचीनतम चट्टान जिसमें जीवाश्म मिलता है वो विंध्यन क्रम की। ठीक है, जो कि विंध्यन क्रम के बाद जितने भी आगे आने वाले जो चट्टान है उसमें जीवावशेष मिलेगा। ठीक है, तो फॉसिल जरूर मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सबसे प्राचीन चट्टान जो कि जिसमें जीवावशेष मिलता है वो विंध्यन क्रम का है। इसके बाद जितने भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसके बाद जितने भी चट्टान आएंगे उसमें मान लीजिएगा कि इसमें जीवावशेष मिलता है या फॉसिल मिलता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें चूना पत्थर होता है, चीनी मिट्टी होता है। ठीक है, डोलामाइट मिलता है और हीरा के लिए विशेष रूप से ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो चट्टान है या इस क्रम के जो चट्टान है, हीरा तो यहाँ भी मिलता है लेकिन उतना ज़्यादा हीरा के लिए प्रसिद्ध नहीं है जितना ही इसके लिए है। ठीक है, विंध्यन क्रम है। ठीक है, ये विंध्यन क्रम का यहाँ पे आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा नाम जानते हैं। गोलकुंडा या जो मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र है वो हीरा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि इसी विंध्यन क्रम के चट्टानों द्वारा निर्मित है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा, याद रहे। ठीक है, तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्तौड़गढ़ से और अन्य जो सोन नदी में के भी क्षेत्र में भी ये मिलता है। ये भीमा श्रेणी है इस एरिया में। ठीक है, भीमा श्रेणी में भी इस प्रकार का चट्टान मिलता है। ये जोधपुर मालवा वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, यहाँ पे ये मालवा क्षेत्र है, जोधपुर है, इसमें भी ये मिलता है। बुंदेलखंड में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ये सीमेंट उद्योग के लिए विशेष रूप से, क्योंकि चूँकि ये यहाँ पे जो चूना पत्थर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पे जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो अक्सर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आर्थिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण क्रम का चट्टान है। ठीक है, ये सीमेंट होता है, जैसे जानते हैं कि ये मिर्ज़ापुर साइड है, ये चूर है, वहाँ पे वो सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वो इसी एरिया में ही है। ठीक है, लाल पत्थर के लिए ये प्रसिद्ध मिलता है। लाल पत्थर जैसे इस में मिलता है, जैसे दिल्ली का लाल किला बना हुआ है तो इसी प्रकार के चट्टानों से बना हुआ है, या फिर जो सांची का स्तूप है, ठीक है, उसके इसी के द्वारा जो लाल पत्थर मिला है इसके द्वारा बना है, या फिर अन्य जो फतेहपुर सिकरी के किले हैं, या जो और दिल्ली के जो जामा मस्जिद हैं वो भी इसी प्रकार के जो पत्थर हैं उसके द्वारा ही बने गए हैं, लाल पत्थर। ठीक है, तीन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये जो चट्टानों का क्रम है इसको साथ साथ ये भी रिलेट करते रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, जीएस के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसको भी समझने के लिए थोड़ा बेहतर रहेगा।
ठीक है। ये विंध्यन क्रम का यहाँ से मुख्य रूप से मिलता है, उसके बाद से यहाँ पर मिलता है जो कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में मिलते हैं कुछ भागों में, ठीक है। अब देखते हैं कि अगला है द्रविड़ियन काल, जो तीसरा है पुराण समूह के बाद से द्रविड़ियन क्रम का जो चट्टान आता है, ठीक है। इसमें केवल एक ही है द्रविड़ियन, ये पैलियोजोइक श्रेणी का है। पैलियोजोइक मतलब कि पूरा जीव कल्प के, ठीक है। पैलियोजोइक इसमें ऑर्डोविशियन से लेकर पर्मियन तक है। ऑर्डोविशियन जैसे कि अभी हम लोग आगे अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ इसमें जो कैम्ब्रियन जो काल है, जो प्राचीन काल है, वहाँ से लेकर के, और जो कार्बोनिफेरस काल है या पर्मियन काल है, तब तक का ये मिलता है, इसमें जो चट्टान मिलता है, ठीक है। तो ऑर्डोविशियन से पर्मियन तक या कार्बोनिफेरस तक मिलता है। निम्न कार्बोनिफेरस है मैंने गोंडवाना तक का, ठीक है। इसमें आगे देखेंगे यहाँ तक कि इसमें चट्टान मिलता है। अब इसकी विशेषता क्या है, पहले देख लेते हैं इसके क्षेत्र क्या है। तो रीवा के उमरिया क्षेत्र है। रीवा मतलब कि जो मध्य प्रदेश का एक जिला है रीवा, वहाँ के उमरिया एक क्षेत्र है, यहाँ पे इस एरिया में पाया जाता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ये इस प्रकार के जो चट्टान है मिलता है। और कहाँ मिलता है, पीर पंजाल श्रेणी में मिलता है, ठीक है। यहाँ वाला भाग में छिटपुट रूप से पीर पंजाल श्रेणी में मिलता है। हंदवाड़ा जो है श्रेणी, वहाँ भी मिलता है। लिंडर घाटी में मिलता है। ये सब जम्मू कश्मीर में ये तीनों है, ठीक है। इसके बाद शिमला क्षेत्र में मिलता है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। स्पीति में मिलता है, कांगड़ा में मिलता है, ठीक है। ये कांगड़ा क्षेत्र भी यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में। ये तीनों है, शिमला, स्पीति और कांगड़ा, ये तीनों हिमाचल प्रदेश में ही है। यहाँ भी इस प्रकार के जो चट्टान का निर्माण बना हुआ है। और कुमायूं और गढ़वाल जो उत्तराखंड का ऊपर वाला भाग गढ़वाल बोलते हैं, नीचे वाला कुमायूं बोलते हैं। तो कुमायूं और गढ़वाल वाले क्षेत्र में भी ये इस प्रकार की चट्टान का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता जो द्रविड़ियन काल के हैं, इसमें चूना पत्थर मिलते हैं। क्ले मतलब कि जो मृतिका होता है, ठीक है, सिक्का या मृतिका बोलते हैं, वो भी मिलता है। क्वार्जाइट मिलता है, क्वार्ज मिलता है, स्लेट मिलता है, और खड़िया टाइप का जो चट्टान होता है वो भी मिलता है, ठीक है। तो ये 4 चट्टानों के नाम में याद रखे रहिए द्रविड़ियन काल का, जो कि बालुआ पत्थर, मृतिका, क्वार्जाइट और स्लेट और खड़िया, ठीक है। इस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से पत्थरों के लिए या अधात्विक खनिजों के लिए है, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये द्रविड़ियन काल में ही पेंजिया का विभाजन हुआ था। पहला जो विभाजन, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये पेंजिया था। पेंजिया का जो विभाजन हुआ था, तो पेंजिया का विभाजन इसी काल में हुआ था। और टेक्सी सागर भी इसी काल में था, ठीक है। एक बीच का जो अंगारा लाइन और गोंडवाना लाइन के बीच में यहाँ पे टेक्सी सागर का निर्माण हुआ था। सागर में था और बीच में दोनों भाग पे एक तरफ अंगारा लाइन था, नीचे तरफ गोंडवाना लाइन था, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि हिमालय का विकास जैसे हुआ है या उसका उद्भव हुआ है, तो हम लोग देखेंगे आगे। तो ये टेक्सी सागर था इसमें। अब देखते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टान, ठीक है। ये अभी तक जितना हम लोग देखते आए हैं, ये पूरी तरह से भारत का अभी निर्माण नहीं हुआ था। अभी ये भाग यहीं तक था, ठीक है। ये भाग अभी तक के बीच वाला भाग यहाँ पे टेक्सी सागर था, इसके बाद साथ यहाँ पे आगे अंगारा लाइन था, ठीक है। अभी ये वाला भाग हिमालय का भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। जैसे जैसे आगे हम लोग जाएंगे देखते रहेंगे कैसे हुआ। तो इसके बाद से जो गोंडवाना लैंड है, अब देखते हैं गोंडवाना लैंड में कहाँ हुआ। ये कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक एज तक का है, ठीक है। ये तीसरे कल्प जैसे होता है, ट्रांसरी उसमें देखेंगे हम लोग। इस काल का मेसोजोइक काल बोलते हैं। मेसोजोइक में जुरासिक, ट्रियासिक और क्रिटेशियस 3 युग आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों में से जुरासिक एज तक, कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक एज तक ये गोंडवाना क्रम की जो चट्टान होती है इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो कोयला मिलता है 98%, जो भारत का 98% कोयला है वो गोंडवाना क्षेत्र में ही मिलता है। इसी को खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी हैं विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि ऑप्शनल के जो लोग विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत छोटा चीज़ है, उनको जुबान पे ही रहता है। लेकिन जो सामान्य अध्ययन के विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए भी जान लें कि ये जो कोयला होता है, जो भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के चट्टानों में ही मिलता है, ठीक है। इसमें 2 भागों में इसको विभाजन किया गया है, एक निम्न गोंडवाना है और दूसरा ऊपरी गोंडवाना। तो निम्न गोंडवाना वाला जो क्षेत्र है वो है तालचेर है, दामोदा है, पांचेत है। ये लगभग पश्चिमी बंगाल में मिलता है, ठीक है। पश्चिमी बंगाल, झारखंड एरिया का जो क्षेत्र है
उसमें ये तीनों का निम्न गोंडवाना का चट्टान मिलता है, तालचेर, दामोदा और पंचेत। ये कुछ भाग इसका तालचेर का उड़ीसा में भी है। ठीक है, यहाँ पे ऊपरी भाग में देखेंगे। अब देखते हैं कि जो ऊपरी गोंडवाना है, ठीक है, ऊपरी गोंडवाना में महादेव श्रेणी है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में यहाँ पे महादेव श्रेणी में मिलता है। राजमहल श्रेणी में मिलता है यहाँ पे, पश्चिमी बंगाल के पास में है। ठीक है, और झारखंड के पास राजमहल श्रेणी में, और जबलपुर में है। जबलपुर यहाँ पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश के जबलपुर, इस क्षेत्र में ये ऊपरी गोंडवाना क्रम के चट्टान उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये मिलता है। इसका जो क्षेत्र है गोंडवाना क्रम का देखते हैं कि बिहार है, उड़ीसा है। ठीक है, ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये इतने क्षेत्रों में इसका जो गोंडवाना क्रम का जो चट्टान होता है वो मिलता है। तो इसको याद कर लीजिए अच्छे ढंग से। ठीक है, और उसके बाद से जो 2% मिलेगा जो कोयला, वो आगे हम लोग देखेंगे, टर्सरी काल में मिलेगा, आगे हम लोग देखेंगे इसको। अब अगला है जो दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, जो आर्यन क्रम है। इसमें 4 भागों में आर्यन क्रम के द्रविड़ियन के बाद से आर्यन क्रम आता है, जो कि 4 भागों में डिवीजन किया गया है, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो गोंडवाना में हम लोग देखिए, अब दक्कन ट्रैप में देखते हैं क्या होता है। दक्कन ट्रैप इसको बोलते हैं कि जो क्रिटेशियस काल से लेकर के इयोसीन काल तक का जो भाग होता है, वो समय होता है, उसको माना जाता है। ठीक है, ये विभाजन यूरोपियन के अनुसार किया गया है, क्रिटेशियस से इयोसीन। ठीक है, ये मेसोजोइक काल का है और कुछ भाग सेनोजोइक काल का है, इयोसीन। ठीक है, सेनोजोइक काल का। तो अब इसमें जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, तो जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, ये वाला देख रहे हैं हम लोग, महाराष्ट्र में यहाँ केंद्रीय उद्गार के द्वारा ज्वालामुखी का हुआ था। केंद्रीय और दरारी उद्गार भी था इसमें कुछ। तो इसके द्वारा भी जो लावा का प्रवाह हुआ था, और ये प्रवाह सीढ़ीनुमा आकृति में हुआ था। इस समय कई बार ये लावा का उद्गार हुआ था। एक बार उद्गार हुआ, फिर कुछ दिन के लिए शांत रहा, फिर उद्गार हुआ, फिर शांत रहा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मतलब ये सीढ़ीनुमा आकृति बन गई। ये इधर वाला जो भाग है, पश्चिम का भाग है, काफ़ी गहरा है और ऊंचाई भी है, और इसे धीरे धीरे नीचे की तरफ और ढलान होते गया है। ठीक है, सीढ़ीनुमा आकृति बन गई। इसी सीढ़ीनुमा आकृति को ट्रैप की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि ये लावा का प्रवाह हुआ ट्रैप, इसीलिए इसको ट्रैप बोलते हैं। ये बेसाल्ट के द्वारा निर्मित हुआ, जैसे बताया कि ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा। ठीक है, ये पूरे जो क्षेत्र है देख रहे हैं हम लोग, जो गुजरात, महाराष्ट्र, सर्वाधिक महाराष्ट्र भाग में है, कर्नाटक क्षेत्र में देखते हैं अभी हम लोग। तो ये बेसाल्ट के द्वारा निर्मित हुआ है। ये डोलोराइट इसमें चट्टान मिलता है। ठीक है, बेसाल्ट और डोलोराइट मुख्य रूप से इसमें मिलता है। इसकी गहराई लगभग सामान्य 2000 के आसपास है। इधर वाले भाग में 2000 से 3000 मीटर गहरा है। ठीक है, जो पश्चिम साइड में है, जबकि धीरे धीरे इधर जाएंगे तो धीरे धीरे गहराई इसका कम होता जाएगा। ठीक है, जबलपुर आते आते इधर तक आते आते इसकी गहराई मात्र 6 मीटर तक रह जाती है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 3 किलोमीटर के आसपास गहराई है, या 3000 मीटर। फिर नीचे जाएंगे, नागपुर के पास जाएंगे तो 15 मीटर गहराई मिलेगी, और उधर जाएंगे जबलपुर के पास में तो वहाँ पे 6 मीटर ही गहराई मिलेगी इसकी, जो दक्कन ट्रैप है या लावा का जो मोटाई है। ठीक है, ये देखते हैं कहाँ मिलता है दक्कन ट्रैप। ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक, ये महाराष्ट्र का भाग है, महाराष्ट्र में, इसके बाद गुजरात में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ये गुजरात में भी कुछ भाग है, और ये कई भागों में थोड़ा थोड़ा ये दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश का भाग है, यहाँ पे भी ये मिलता है। ठीक है, तो इतने भाग में मिलता है। इसका जो लगभग पूरा एरिया है लावा प्रवाह का 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसका मुख्य जो आर्थिक इसका लाभ ये है कि जो ये क्षेत्र है लावा के प्रवाह द्वारा बना हुआ है, ये आगे चल के हम लोग देखेंगे, जो मृदा का अध्ययन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, इसके द्वारा काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो कपास के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कपास की खेती के लिए। तो इसका जैसा आगे आएगा चैप्टर, तो उसमें हम लोग देखेंगे कपास का अध्ययन करेंगे तो भी, चाहे मृदा का अध्ययन करेंगे तो भी इसका जिक्र होगा। ठीक है, भूगोल ऐसा विषय ही है कि लगभग एक बार कंसेप्ट अच्छे से बना लीजिए तो लगभग हर जगह वही काम आते हैं। ठीक है, और जो मुख्य परीक्षा का राइटिंग करेंगे आप लोग या उसको लिखेंगे तो ये बहुत काम देगा। ठीक है, रिलेट करके लिखेंगे तो उसको जो आंसर की क्वालिटी होगा काफ़ी
अच्छा होगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, तो इसकी एक खास विशेषता ये होती है, और प्रीलिम्स के लिए फ़ायदा ये होता है कि यदि एक चीज़ जान रहे हैं, दूसरा चीज़ नहीं जान रहे, तो इसे रिलेट करेंगे तो दूसरा चीज़ भी जान जाते हैं। ठीक है, तो भूगोल का एक एडवांटेज ये भी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, जो ये दक्कन ट्राइब के बाद टर्सरी काल आता है। ठीक है, आर्यन क्रम में टर्सरी काल आता है। टर्सरी काल जो होता है, या तृतीय कल्प भी इसको बोलते हैं, तृतीय कल्प, ये ईओसिन से लेके प्लायोसिन तक का काल माना जाता है। ठीक है, ईओसिन से लेके प्लायोसिन, इसमें हिमालय का निर्माण हुआ। देख रहे हैं, अभी जाके इतना सब पढ़ने के बाद से हिमालय का निर्माण टर्सरी काल में हो रहा है, जबकि अभी तक हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था। अभी तक इसके और दक्षिणी के भाग में ही हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे ईओसिन जो काल है, इसमें हिमालय का निर्माण कैसे कैसे हुआ है। तो जो महान हिमालय है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय 3 पार्ट में है। ठीक है, जो ऊपर वाला भाग है महान हिमालय है, उसके बाद से मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में लेसर हिमालय भी बोलते हैं। और जो तीसरा है वहाँ पे ये तक गया हो, यहाँ तक, ये शिवालिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरे यहाँ तक का है, अरुणाचल प्रदेश तक है, और आगे यहाँ में भी है थोड़ा सा आगे। ठीक है, लेकिन जो ग्रेटर हिमालय है केवल जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड तक ही मिलते हैं। इसके पश्चात नेपाल में चला जाते हैं, तो भारत का भाग नहीं है। तो फिर यहाँ पर कुछ जो ग्रेटर हिमालय के कुछ पार्ट यहाँ पर दिखते हैं। सिक्किम में जो कंचनजंगा पर्वत है, ग्रेटर हिमालय में ही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो ये ग्रेटर हिमालय है, ये महान हिमालय ईओसिन और ईओसिन से लेकर के ओलिगोसन काल तक का इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, जो मध्य हिमालय है, हिमालय के दक्षिण भाग में है, उसका निर्माण हुआ है मध्यकाल में हुआ है। ठीक है, मायोसिन और प्लायोसिन काल में। ठीक है, और जो शिवालिक है, उसके जो मध्य हिमालय के दक्षिण में है,